So, start with the name of Allah who is most merciful and bountiful. Let's start our presentation of organic chemistry. It is presented by Amna Mir. Our deep is mentioned. Program DSBT and presented to respected Dr. Hamad Mujib. Here are our contents, and here are our topic: use of organic compounds in forensic science. And here are contents. First of all, we will study about forensics, then history of forensics, then branches of forensics, then how chemistry is involved in evidences. Then we categorize evidences on the basis of organic and inorganic types of evidence, crimes and investigation, collection and preservation, analytical techniques, PCR, electrical fingerprint, analysis, use of different chemical agents, chromatography, detection and contribution. सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट फोरेंसिक्स। ये जो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि साइंस की जो जैसे ब्रांचेज है फोरेंसिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये बाद में इवॉल्व हुई थी, ये बाद में ड्राइव हुई थी। सबसे पहले साइंस सिर्फ एक बेसिक साइंस थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जो वर्ड फोरेंसिक है ना, जो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका माना है फोरेंसिक, जिसका मतलब है इन ओपन कोर्ट इन अ पब्लिक। और फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट हो फोरेंसिक में। केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट कब होती है? जब भी हम कोई एविडेंस हम लेते हैं ना, तो तब ही केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि हम केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट करके किसी भी कैसे कहते हैं क्राइम को सॉल्व करें और इसको प्रूव करें लॉ में। तो chemical science is being used for the analysis of pieces of evidence found at the crime scene। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ब्रॉड सेट साइंस है कि एक बहुत ही वसी पैमाने पे यूज होने वाली साइंस का जो कि यूटिलाइज करते हैं बेसिक प्रिंसिपल और मेथोडोलॉजी जो कि एसोसिएटेड होती है विद साइंस के साथ। और फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जहाँ पे जो दैट एनालिटिकल अप्रोचेस इज मेकिंग द फाइंडिंग्स एक्सेप्टेबल बाय जुडिशरी। उसके बाद फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या है? फोरेंसिक केमिस्ट्री डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल पीसेस ऑफ एविडेंसेस फाउंड एट द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। और ये श्रेड्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं ना, आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये क्राइम है क्या था, वेदर कि ये क्राइम होमिसाइड था, सेक्सुअल असॉल्टमेंट जिसमें की थी, किसी को हरास किया गया था, किसी के साथ रेप वगैरह का केस हुआ था, सुसाइड्स थी, एंड एक्सीडेंट पॉइजनिंग थी, या फिर किसी ने गलती से जहर पी लिया था, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से किसी को मेटालिक पॉइजन थी, पेस्टिसाइड थी, इंसेक्टिसाइड थी, या फिर अदर कोई चीज़ें इन्वॉल्व। अच्छा, अब फोरेंसिक की हिस्ट्री हमने कैसे स्टडी की, हमने फोरेंसिक को स्टडी कैसे शुरू करना है, फिर इसकी इन्वॉल्वमेंट और इसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे होती रही बाय ईयर बाय सेंचुरी टू सेंचुरी। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी को मारने के लिए पॉइजन का यूज़ किया जाता है। जो पहले पॉइजन यूज़ किया गया जिसको हमने आइडेंटिफाइड किया वो था आर्सेनिक, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया एक टेस्ट है जिसका नाम दिया गया मार्श टेस्ट, जो कि किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश केमिस्ट जेम्स मार्श ने। अब उसके नाम से उसको ना मार्श टेस्ट हमने दे दिया। अब दूसरी हमने डेवलपमेंट की कि हमने आइडेंटिफाई किया वेजिटेबल ह्यूमन अल्कलॉइड्स को ह्यूमन टिश्यू में, और इसको हमने किसने इसकी डेवलपमेंट किसकी की स्टार्स प्रोटोकॉल ने बाय जेम्स स्टार। फिर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की, आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की किसने डेवलपमेंट की? बाय बोटेनिस्ट मैकलियल टेविस ने, जो कि हमने यूजफुल रही किसके लिए? सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, के एक सब्सटेंस को मिक्सचर के अलग करने के लिए। फिर इन्वेंशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि जोसेफ फॉर्ड होवर्ड ने की, जो कि हमने इसलिए यूज हुई कि हमने एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करनी थी केमिकल श्रेड ऑफ एविडेंस की, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेवलपमेंट हुई, जो कि किसने की? एलन वॉश ने इन्वेंशन हुई, जो कि डिटेक्शन हुई जो कि यूज होती है फॉर डिटेक्शन एनालिसिस ऑफ ट्रेस केमिकल एलिमेंट दैट हैज बीन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स, लाइक ये भी हमने पॉइजन्स के आइडेंटिफिकेशन उनके ट्रेस मेटल उनको ट्रेस करने के लिए, जो कि कैडमियम थे और आर्सेनिक थे। हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फोरेंसिक। सबसे पहले फोरेंसिक ऑडिटिंग। फोरेंसिक ऑडिटिंग बेसिकली क्या है, मैं आपको आम लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि किसी की भी फाइनेंशियल जो कि रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनको देखना, कि उनसे एविडेंस प्रिजर्व करना कि जो इसके साथ किस अगर कोई केस हुआ है तो उसके साथ फ्रॉड हुआ है, एम्बेरसमेंट हुई है, या अदर फाइनेंशियल इसने क्राइम किए हैं, तो इसका सारा फोरेंसिक रिकॉर्ड करना, चेक करना, या फिर
अगर कोई क्या से कहते हैं, अगर कोई विक्टिम है इसका, तो उसके सारे रिकॉर्ड की इसका ये कैसे हुआ है, तो इसके सारे मॉनिटरी बेस्ड स्टडी करना है, इसको कहते हैं फोरेंसिक। उसके बाद साइबर फोरेंसिक क्या होती है आम लफ्ज़ों में मैं आपको बता देती हूँ कि साइबर फोरेंसिक है कि किसी भी कंप्यूटर एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर उसको प्रिजर्व करना है, उसको कोर्ट में पेश करना है और उसके ऊपर स्टडी करना है, इसको सब। फोरेंसिक आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी बेसिकली होती है कि ह्यूमन ने कैसे कहते हैं उसके पास्ट रिमेन्स को स्टडी करना है कि इसका कल्चर क्या था, इसकी सिविलाइजेशन क्या थी, ये कैसे डिस्ट्रॉय हो, ये सारा कुछ इनको पढ़ना फोरेंसिक है। डेंटिस्ट्री क्या होता है कि दांतों की स्टडी को हम कहते हैं कि कोई भी टूथ हम आया कहाँ से आया, इसको प्रिजर्व किया, इसकी इसकी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ स्टडी करना है। एंटोमोलॉजी हम जानते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को, तो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स को स्टडी करना कि जो कि हम देखते हैं कि डिकम्पोज कर देते हैं किसी चीज़ को, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी है तो एंशियंट टाइम में, पिछले पास्ट में इसके ऊपर कौन से इंसेक्ट्स थे और आप कौन से इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करें, हम ये भी देख सकते हैं। उसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी को स्टडी करना के use of psychological practice and principle applying them to legal system and mainly in the court। और उसके बाद आता है फोरेंसिक साइंस जो कि हमने पढ़ लिया है। अब ये एविडेंस के कलेक्शन, एविडेंस जो कि हम कलेक्ट कर सकते हैं ना, वो हम पहले जानते हैं ख्यूमिस्ट्री के तौर पे हम पढ़ते हैं। ख्यूमिस्ट्री पे हम कौन एलिमेंट्स को किस तरह कैटेगराइज करते हैं, दो ब्रांचेस में मेनली, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको पता है कि जो कि कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट होते हैं और जो कि फाउंड होते हैं लिविंग थिंग्स में, और अनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री ऑफ एविडेंस जब हम पढ़ते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, हम बोथ यूज़ करते हैं, हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। अब एसोसिएटिव टाइप्स ऑफ एविडेंस होती क्या है? एक एसोसिएटिव होती है, एक डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल होती है, और एक कंस्ट्रक्टिव होती है। जो एसोसिएटिव एविडेंस उसमें हम कहते हैं ये एक नेचुरल होता है जो कि टाइज करता है सस्पेक्ट टू क्राइम सीन और विक्टिम और समथिंग अदर बेटर ऑफ बिट ऑफ एविडेंस। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, हेयर फाइबर, ब्लड वगैरह, ये knives on many other objects and substances, even soil can link a suspect to some। एसोसिएटिव एविडेंस क्या हो सकता है कि इसका अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है कि जो कि प्रूव करता है सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स को, मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल हमें मिला होता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल। डायरेक्ट हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई इस्टेब्लिश फैक्ट करता है, डायरेक्ट के मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें हम कहते हैं ये चश्मदीद गवाह है इसका। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि जिसमें रिक्वायर्ड दैट अ जज और अ ज्यूरी टू मेक एन इनडायरेक्ट जजमेंट इंटरफेरेंस व्हाट हैपन के, इसमें हमारे जो जज होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस को देख के, और जूरी भी होती है ना, वो देख के अंदाजा लगाते हैं क्या हुआ होगा, क्योंकि कई बार वकील और जो केस हल करते हैं। और रिकंस्ट्रक्टिव के जैसे रिकंस्ट्रक्टिव जैसे कि नाम से जाहिर है कि इससे वो दोबारा भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एनी एविडेंस दैट हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बेटर ग्रैप्स व्हाट हैपेंड एंड इट क्राइम सीन, इट कंसीडर रिकंस्ट्रक्टिव एविडेंस। Broken glass or pried open doors and windows often reveal a perpetrator's point of view, entry and exit, and determining whether a window was broken from the inside and outside। For example, हम अब बता देते हैं कि अगर आसान लफ्ज़ में बताऊँ कि अगर वो देखते हैं रिकंस्ट्रक्टिव हम कर सकते हैं कि अगर उनके पास इतना तजुर्बा हुआ होता है, उनके पास एनालिसिस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डोर है तो डोर अंदर से टूटा है, बाहर से टूटा है, या फिर क्या हुआ है, अंदर से आए हैं, बाहर से आए, तो ये सारा कुछ ही फॉर एग्जांपल अगर किसी का शू प्रिंट रह गए हैं तो उनको दोबारा से वो रिकंस्ट्रक्ट है। अब बायोलॉजिकल फिजिकल एविडेंस में आपको डिटेल में बता रहे थे। बायोलॉजिकल वही जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, फिजिकल वो जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो। अब बायोलॉजिकल एविडेंसेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ब्लड, साइवा, सेमन, हेयर, नेल, यूरिन, टिश्यूज, बॉन्टिकल मटेरियल्स, वुड, प्लांट्स, पोलन। और इसमें फिजिकल में क्या हो सकते हैं कि सारी भी मैनमेड थिंग्स हो सकती हैं, जैसे एनालिटिक पाउडर, पेन, ग्लास फाइबर, डॉक्यूमेंट्स, टूल मार्कर्स, टाइम इंप्रेशन, एक्सप्लोसिव इट। उसके बाद हम आ जाते हैं ठीक। अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो कि एक बेसिक है, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग पॉइंट है साइंस, लॉजिक, क्लास, स्पेक्ट, विक्टिम सबका, और ये कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म और टेंडियस प्रोसेस होता है जो कि
involved with the purposeful documentation of the condition that at a scene and collection of any physical evidence that could possibly illuminate what happened and point to who did। कि हम इसमें देखते हैं कि ये किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन इसमें हम purposeful documentation करते हैं कि कोई भी क्राइम सीन टिपिकल क्राइम सीन नहीं होता, कोई भी एविडेंस टिपिकल नहीं होता और कोई भी इन्वेस्टिगेशन टिपिकल अप्रोच नहीं होती है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब स्टेप इसमें क्या आ सकते हैं, हम पहले फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कई टीवी सीरीज़ में कि एक येलो कलर की या फिर कोई भी किसी भी कलर की ना एक पुलिस की में एक टेप सी ऐसे रख देते हैं कि इस एरिया में किसी को नहीं था, तो उसको कहते हैं कि आइडेंटिफाई द क्राइम सीन एरिया, फिर इस्टेब्लिश सिक्योरिटी की पुलिस की सिक्योरिटी और जो उनके बंदे होते हैं जो थे उनको इस्टेब्लिश सिक्योरिटी कहते हैं। फिर प्लान करते हैं कि कम्युनिकेट हमने कैसे करना है कि जो बंदे वहाँ पे मौजूद थे और जैसे हमारी जो सिक्योरिटी है। फिर हम पहले जो सर्वे करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सर्वे। फिर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस करते हैं। फिर कंडक्ट हम करते हैं सेकेंडरी सर्वे, जो कि हमारा दूसरी दफ़ा हम जाते हैं और फिर जाके हम कहीं जगह पे रिकॉर्ड और प्रिजर्व एविडेंस करते हैं कि हम एविडेंस को प्रिजर्व करना एक आसान सी चीज़ नहीं है। इसको भी करने के लिए हमें ये सारे पहले 6-7 रूल फॉलो करने होंगे, देन हम जाके किसी भी एविडेंस को वहाँ से पिक कर सकेंगे और उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। अच्छा, अब ट्रेस एविडेंस फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको इधर दिखाया हुआ कि ये एक ट्रायंगुलर सा एक रिलेशन बन रहा है, फिर इसमें सीन विक्टिम और सस्पेक्ट के तीनों के दरमियान एक लिंक क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हम ट्रेस एविडेंस में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिन्यूट डिटेल्स होते हैं, मटेरियल हो सकते हैं ना, उनको भी देखते हैं जो कि अनएडिड ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। तो जो हैंडलिंग एंड एनालिसिस फॉर द ट्रेस एविडेंस रिक्वायर्स आर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स के इनके लिए भी एक टेक्निक्स यूज होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं पहले, इसलिए वो ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस एविडेंस में प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ विक्टिम एंड सस्पेक्ट एंड सीनियर सस्पेक्ट एंड असैसिन के, मतलब इन सारी चीज़ों के जिन चीज़ों पे हमें शक व शुबात होते हैं कि जा सकते हैं विक्टिम कौन है, सस्पेक्ट कौन है, विक्टिम और सीन के दरमियान क्या रिलेशन था, ये सब कुछ तो मतलब क्या वो कैसे कहते हैं ना, इसमें सीआरडी में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो हुआ होगा, ये मतलब ट्रेस एविडेंस एनालिसिस के लिए हमें पता चलता है। उसके बाद कि हम कैसे इसको कलेक्ट करके प्रिजर्व करते हैं कि जो ब्लड को हम करते हैं वो ब्लड विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स। पहले हो सकता है हमारे पास होल ब्लड और सेकेंडली हमारे पास हो सकता है ब्लड स्टेन। होल ब्लड किस में हो सकता है, हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टरलाइल नीडल से कलेक्ट करते हैं और जब ब्लड अगर कूलिंग कर रहा हो तो उसको स्टरलाइल कहाँ से कम कर सकते हैं। ब्लड स्टेन इसको भी स्टरलाइल फोर्सेप्स से हम या ब्लेड से कर सकते हैं और इसको कैसे कहते हैं कलेक्ट करते हैं लिफ्टिंग टेप से भी। अब इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या ब्लड को प्रिजर्व करना है तो हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि स्टरलाइल कंटेनर में हम इसको यूज़ करते हैं जो कि कंटेन एंटीकोगुलेंट होता है। EDTA, हेपरिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम एंड क्लोराइड मोस्टली प्रेफर्ड, जो कि हमारे पास EDTA है जो कि हम इसको रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। अब एंटीकोगुलेंट्स नेम फंक्शन एंड रिएक्शन। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ये इसका नाम है, ठीक है ना। ये एक चिलेटिंग एजेंट है कि जो कि बाइंड करता है कैल्शियम को, जो कि नीडेड होती है हमारे पास कोआगुलेशन को, और ये एक एंटी कोआगुलेंट है और ये हमारे पास होता है यूएस सेल काउंट के लिए, हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए, और ये प्रिजर्व करता है कि जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल स्ट्रक्चर होती है ना उसको अब ये प्रिजर्व कर देता है। ठीक हो गया। मैं आपको ये बता देती हूँ कि एंटीकोगुलेंट होते क्या हैं। एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर्स के नाम से जाना जाते हैं, जो कि ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं या रिड्यूस करती हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को, प्रोलॉन्गिंग द टाइम ऑफ क्लॉटिंग के ब्लड का खून जमना, बेसिकली कि खून के जमने को जो रोकती है ना चीज़ें, इनको हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। तो इन एंटीकोगुलेंट्स में सब जो हम वर्ड है जो कि हम यूज़ होता है मोस्टली फोरेंसिक में भी यूज़ होता है और बाकी वैसे भी खून को प्रिजर्व करना है वो EDTA है, मतलब इथिलाइन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड है। एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि बाइंड करता है कैल्शियम के साथ, मैंने आपको पहले बताया है, और ये प्रिजर्व करता है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि EDTA चिलेटिंग एजेंट है जो बाइंड कर देता है कैल्शियम के साथ, और हमारे पास बन इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड,
और कैल्शियम का कम्प्लेक्स हमारे पास मान देता है, जिससे ब्लड की कोगुलेशन नहीं होती। इंक्रीज ईटीए कॉन्सेंट्रेशन कार्ड श्रिंकिंग आउट। लेकिन अगर ईटीए की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट को इनहिबिट करता है, नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम एंड ferrous oxide use an anticoagulant uses। तो हम इसको कैसे मिक्सचर में मिलाते हैं, 1 to 2 मिलीग्राम और मिलीलीटर ऑफ ब्लड भी इसको सोल्यूशन का 0.1% ऑफ सोल्यूशन है इवेपोरेट इन दी टेस्ट। ये इसका सारा मैकेनिज्म था और इसका सारा प्रोसेस था, ये कैसे काम करता है। अब हेपरीन इसमें क्या काम करता है, जो मैंने आपको एंटीकोगुलेंट्स बताया था, मिसाल के लिए आपको बताता है, लेकिन जो बेसिकली मोस्ट प्रेफर्ड है ना उनमें से आपको ईटीटी और एक हेपरीन है। हेपरीन ये भी एक एंटीकोगुलेंट है और कॉज लीस्ट इंटरफेरेंस विद द टेस्ट के साथ बहुत कम इंटरफेरेंस करता है और ये बेस्ट कोगुलेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म यूज्ड टू एस्टिमेट पीएच, ब्लड गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि हेपरीन क्या करते हैं, इनहिबिट्स एसिड फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है जो कि एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बिन 3 एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट कर, जो कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होती है और इसकी वजह से नो क्लॉट फॉर्मेशन। अगर ये सारे प्रोसेस होंगे, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, फिब्रोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होगी, तो हमारे पास ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये उसको प्रिवेंट कर देता है, अगर इसमें हम हेपरीन डाल दें तो क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे पास ब्लड जमना नहीं होगा, हमारे ब्लड के खून के लोटे नहीं बनेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड स्ट्रेन के इसको भी ड्राई किया जाता है प्रॉपर्ली और इसको बैक्टीरिया ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना करें और इनको एक जिप लॉक पॉली बैग में रखा जाता है। इसके लिए एज सच कोई प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद सेमिनल स्ट्रेन के मतलब सेमिनल स्टेट हम वहाँ से देखते हैं, यहाँ पे किसी सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह का, रेप वगैरह का सीन किया हो तो उनको हम भी एज सच कोई प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम भी उसको लॉक कर देते हैं पॉली पर। इसको ट्रांसपोर्ट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट रूम टेम्परेचर, कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम इसके ऊपर एनालिसिस या कुछ परफॉर्म करना होता है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए कोई एज सच प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद हार्ट टिश्यू जो कि नो प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड और ये रैप किए जाते हैं ब्लॉटिंग पेपर में, उनको भी सिप्लॉक पॉली बैग में रखा जाता है। सॉफ्ट टिश्यू उनको भी 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है जहाँ जब तक रिकॉर्ड है। अब बकल सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, ड्राई से स्वैप से और बिटवीन चिक्स एंड गम्स से। प्रिजर्वेशन इनके लिए कोई खास नहीं है, तो इनके लिए डन किया जाता है बाय स्वैप इन ट्यूब एंड स्टोरेज कैन बी डन बाय फ्रीजिंग। फिंगर नेल्स को भी किया जाता है, फिंगर नेल से हम और सैमन से हम इन सारी चीज़ों से, हेयर से हम सब से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कौन सी टेक्निक से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डीएनए छोटी अमाउंट में होगा, हम इसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हम प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते, इसको भी जिप लॉक पॉलीबैग क्लिपर में रखते हैं और इसको भी फ्रीज किया जाता है। फाइबर के क्लॉथ को भी ये हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कॉटन, वुड, वूल और सिलिकॉन मैनमेड भी हो सकते हैं, सच आर्सलिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर। उनको भी कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि फ्रीजर से कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए भी ऐसे कोई रिजर्वेशन रिकॉर्ड में इसको भी एक बैग में रख दिया जाता है। ग्लास फ्रेगमेंट्स को भी इनको भी पेपर बिंडल्स या फिर फिल्म कैन से और इनको सील किया जाता है कम्प्लीटली और सेपरेट किया जाता है एक पीस को कॉटन पे ताकि डैमेज ना हो। गन शूटर दे आर कलेक्टेड इन एडेसिव कोटेड डिस्क, ये इनको एडेसिव कोटेड डिस्क पे हम कलेक्ट करते हैं जो कि स्पेशली मिलती है। लाइक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पेसिमेन दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। इसी तरह बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है एविडेंस की, हमें तो कोई छोटी सी भी चीज़ मिल जाए क्राइम पे, वो हमारे लिए एज एविडेंस काम कर सकती है। अगर कोई बायोलॉजिकल मिल जाए तो हम उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए कोई से हर छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। इस तरह इधर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन हम उसको डिस्कस करें तो ये फिर सुबह से रात हो जाएगी। अच्छा, अब एनालिटिकल टेक्निक्स हम कौन से एनालिटिकल, डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक्स, एटॉप्सी, क्रोमेटोग्राफी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ये हम यूज़ कर सकते हैं फोरेंसिक केसेस को सॉल्व करने के लिए। कि ये अब बेसिकली आ गई कि केमिस्ट्री की क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब बैलिस्टिक्स क्या होती है, डिटरमाइंस वेदर द डैमेज प्रोड्यूस ऑन द आइटम ऑफ एविडेंस वाज कॉज्ड बाय फायर आर्म, कि जो हम डैमेज एविडेंस पे वो फायर आर्म से किया। अगर ऐसा हुआ है तो जो शूटर था ना वो कितना ऑब्जेक्ट से फॉल्ट था, पर्सन से या ऑब्जेक्ट से फॉल्ट था। और सर्टेन इंस्टेंसेस में इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फायर आर्म, कि हम किसी कुछ ऐसे महसूस चीज़ होते हैं जहाँ पे हम फायर आर्म को कौन सी यूज होती है उसको डिटरमिन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्क्यूरी फॉर्म की रिलीफ और कॉन्टैक्ट शॉट मजल टचिंग ऑलमोस्ट टचिंग ऑब्जेक्ट पर्सन वाज फायर्ड अ पैटर्न ऑन दी
आइटम ऑफ क्लॉथिंग हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज क्यूरीफॉर्म या क्यूरीफॉर्म टीयर, मतलब जहाँ से कोई शूट किया गया और वहाँ से कोई सुराख हो गया है और उसको हम कह सकते हैं क्यूरीफॉर्म टीयर। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जिसके ऊपर टेस्ट कैसे किए गए और हमें पता चला कि इसमें कौन कौन से हमारे पास मटेरियल्स यूज हुए थे। केमिकल जो कि यूज़ हुए एग्रीज टेस्ट हमने किया, उससे उसने इंडिकेट किया कि इसमें नाइट्रेट था और नाइट्रेट का कलर हमारे पास ऑरेंज आ गया। फिर डाई थायोक्सामाइड हमने टेस्ट किया और उसका कलर क्या आ गया, कॉपर कलर का। फिर हमने सोडियम रोडिजोनेट किया जिसका कलर आ गया फिर पर्पल और उसने इंडिकेट किया लेड। ये सारे टेस्ट हैं, ये हमने परफॉर्म किए, तो इससे इंडिकेशन होगी कि किसी में लेड था, किसी में नाइट्रेट था और किसी में कॉपर था। और इन सब से हमें पता चल गया कि अगर हमें ये चीज़ यहाँ से मिली है और इसके अंदर लेड के इसके अंदर नाइट्रेट से, तो जो हमारे पास आया हुआ है एविडेंस, उसमें भी अगर लेड के नाइट्रेट को दोनों मैच करके तो इसका मतलब है कि हमारे पास कल्प्रिट वही है। अब डीएनए एनालिसिस हम कैसे करते हैं? डीएनए एनालिसिस हम किसी हेयर से, फिंगरप्रिंट से, हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल हो, मतलब उससे हम डीएनए को एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? पहली हमारे पास टेक्निक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि हम उसको पीसीआर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसको हमने कॉपी करवाना है। हमारे पास एक चीज़ है, उसकी हम जितनी चाहें, जितना हमारा दिल करता है, हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन 10 20 जितनी हम चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डीएनए, उसको भी हमने फोटोकॉपी करने के लिए एक टेक्निक यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं पीसीआर। ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सिंपली तो हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कहते हैं फोटोकॉपी कर दो, एक मशीन पे जाते हैं फोटोकॉपी आकर हमारे पास आ जाते हैं चीज़ें। इस तरह डीएनए को हमने फोटोकॉपी करना हो तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और व्हाट इज पीसीआर? समटाइम्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग, इसको मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग भी कहा जाता है। और ये फास्ट और इनएक्सपेंसिव है टू एम्पलीफाई स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए because significant of sample DNA are necessary for molecular genetic analysis studies for the isolated species of DNA are nearly impossible without PCR। अब PCR किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल मोस्ट मैपिंग टेक्निक्स में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रिलाई ऑन के जो ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट है ना, वो भी रिलाई कर रहा होता है पीसीआर पे। ये हम लेबॉर्टरीज में यूज़ करते हैं और क्लिनिकल टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट में डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस में, एंड डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें इतने एडवांस हो जाए, इसमें डेवलपमेंट कर देना पीसीआर में, तो हम किसी का डीएनए देकर उसकी पीसीआर करके तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं इसको आइंदा कौन सी बीमारी होने वाली है, तो हम उसका पहले से उसके डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम कर लेंगे साइंटिफिकली। अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क कैसे करता है कि सबसे पहले हम डीएनए हम लेते हैं सॉरी डीएनए हम लेते हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद उसको क्या करते हैं, डीएनए को डीनेचर कर देते हैं, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर हम बिगाड़ देते हैं। एज वी ऑल नो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो उसको डबल से सिंगल स्ट्रैंड में करने के लिए हम सबसे पहले उसको डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर करने के बाद उसके बाद एनीलिंग हो जाती है और 2 पीसेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। उसके ऊपर फिर एक एंजाइम हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कि हम यूज़ करते हैं सिंथेसाइज एंड बिल्ड 2 न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ, यानी कि एक स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड अलग कर देते हैं, उन दोनों से फिर हम न्यू बनाते हैं और वो उनको स्ट्रैंड उनको टेम्पलेट्स का नाम देते हैं। प्रोसेस रिजल्ट, इससे प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल डीएनए हो जाती है और न्यू मॉलिक्यूल जो सो हम पीसीआर पे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कैसे करते हैं, 2 टेम्पलेट्स बन जाते हैं, फिर उन दोनों टेम्पलेट से डबल न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद क्या सकता है कि जो कि इन दैट ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स कैन यूज टू
new copies and so on and so on. So the cycle of the denaturing and synthesizing a DNA is repeated many times, 30 or 20 times. और इससे क्या होता है कि मतलब ये बहुत टाइम रिपीट होता जाता है, खुद ही ऑटोमेटेड ये प्रोसेस होता है. जैसे हम क्या सकते हैं बिलियन ट्रिलियन की कॉपी DNA सेगमेंट की. द इंटायर साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ इज ऑटोमेटेड, मैंने आपको पहले बताया है. और जिसका जो कि इस मशीन में यूज़ करते हैं जिसमें इसका टेम्परेचर भी मेंटेन ज़ाहिर है. हम किसी DNA को जब हमने उसको डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में हमने कन्वर्ट करना तो उसको एक हाई टेम्परेचर देंगे जिसमें उसका टेम्परेचर भी ये मशीन में खुद ही एस्टिमेटेड होके चेंज होता रहता है, जो कि इसको हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर विच इज प्रोग्राम फॉर द अल्टर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एवरी फ्यू मिनट्स अलो DNA नेचरिंग एंड एनालिसिस. उसके बाद ये हमने आपको बता दिया कि DNA इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. ओके. और उसके बाद डीनेचुरेशन एनीमिंग की और उसके ये हमारे पास फिर इसके ऊपर हमने प्राइमर्स अप्लाई किए. एक प्राइमर इधर से आया और एक प्राइमर इधर से आया तो ये दोनों स्टैंड्स न्यू आपस से बन गए. फिर इससे क्या हुआ कि ये एक दो कापी से चार कापी हुई, चार से आठ और आठ से 20 से 30 टाइम बना और ये मिलियन और ट्रिलियन ऑफ कॉपीज हमारे पास बन गई. अब